नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही जनता ने स्पष्ट तौर पर शिवराज सरकार को बहुमत सौंपा है। उपचुनाव के नतीजों से पहले जहां मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को उम्मीद थी कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ा परिवर्तन करेगी, इन नतीजों ने एक बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व को सवालों के घेरे में रख दिया है। इसके साथ जो सवाल तेजी से लोगों के मन में उठ रहे हैं वो है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमलनाथ के भरोसे छोड़ सकते हैं। हालांकि अब इस सवाल के जवाब में कांग्रेस का अंदरूनी वर्ग भी कन्नी काटता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संगठित करने की। इसका कारण है पार्टी के विधायकों द्वारा कमलनाथ के नेतृत्व पर खुद सवाल उठाना। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के कुछ विधायक पार्टी की गतिविधियों से हताश होकर दिल्ली रवाना हो सकते हैं। 28 विधानसभा सीटों पर करारी शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेसी नेता कमलनाथ से सवाल करते नजर आ रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की यह लगातार दूसरी चूक है। पहले 15 महीने की सत्ता खोई और अब उपचुनाव में पार्टी की हार। कांग्रेस के दिग्गज नेता मानते हैं कि जब से कांग्रेस की कमान कमलनाथ ने संभाली, बाकी दिग्गज साइडलाइन रहे, इसलिए जीत और हार का दारोमदार भी कमलनाथ के कंधों पर है। दिग्विजय सिंह ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस को नया स्वरूप देना होगा। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कहीं न कहीं प्रदेश नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता ब्रजभूषण शर्मा ने भी ट्वीट कर सवाल दागे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हार का कारण क्या है। क्या कमलनाथ का मैनेजमेंट फेल था, सर्वे गलत था, या कमलनाथ के सलाहकार ही गलत थे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सतीश शर्मा ने भी ट्वीट कर कमलनाथ और उनके सलाहकारों पर सवाल खड़े किए हैं। अब इन सवालों के बीच कमलनाथ क्या कदम उठाने वाले हैं, ये देखना होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद भी अहम सवाल है। एक बड़ी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष पद की भी है, इसलिए यह भी अहम सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष पद को रखने या छोड़ने के अलावा नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ रखते हैं या छोड़ते हैं, इस पर भी आगे की सियासत निर्भर करेगी। भाजपा की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस को सदन में मजबूत विपक्ष बनना होगा। इसके लिए कमलनाथ खुद जिम्मेदारी निभाते हैं या किसी दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। पार्टी के अंदर जो सिद्धांत राहुल गांधी जी ने पालन किया, जिस सिद्धांत को उनने स्थापित किया, वही सिद्धांत आज मध्य प्रदेश में सम्मानित कमलनाथ जी को भी पालन करना चाहिए और उनको नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि यह चुनाव कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया, इसलिए दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और दोनों को, चूंकि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, अब कैप्टन और खिलाड़ी की भूमिका से दोनों को परामर्शदाता की भूमिका में आना चाहिए और नए नेतृत्व को आगे लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 6 पूर्व विधायकों और शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। अब ऐसे में सिंधिया का कद घटा या बढ़ा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लोग यहाँ भ्रमवश जीत गए, जहां हम हारे हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। कल्पनाओं में विचरण करना या कल्पनाओं के स्वर्ग में रहना, ये एक उम्र जनित रोग है। कांग्रेस, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कभी खड़ी नहीं होगी। मेरी बात अहंकार में ले लेते हैं। जब मैंने कहा था उस समय कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तब कह दिया 7वां जन्म लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि इन उपचुनाव में बुरी तरह से हारेगी, तो कई लोगों ने अपनी वीडियो वायरल करे कि मेरा नाम बदल देना अगर नहीं हो तो, और फलाना कर देना।
आपने देखा कि बुरी तरह से हारी। हमारा एक एक कैंडिडेट 60-60 हजार से जीता है, 50 हजार से, 40 हजार से, 30 हजार से। सबसे कम और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का दोनों ही रिकॉर्ड हमारे पास। कांग्रेस के जो भी तथाकथित लोग जीत गए हैं वो कहीं भूल या भ्रमवश होंगे। वो कमलनाथ जी जो कहा करते थे कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, सच में उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, वो सही कह रहे थे। पूरी कांग्रेस को पीस दिया। आने वाले 25 साल कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस इसी में पड़ी है। पूरी उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिखर गई, टूट गई, पिस गई। सत्ता पक्ष और अपनों से घिरे कमलनाथ के सामने अब यह रास्ते हैं कि कमलनाथ अध्यक्ष पद पर बरकरार रहे या फिर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और दिल्ली जाकर केंद्र की सियासत करें, या फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ को दूसरी जिम्मेदारी दे और संगठन को मजबूत बनाए। कमलनाथ कांग्रेस में बड़ा कद रखते हैं, इस कारण इन रास्तों का फैसला पार्टी शीर्ष नेतृत्व उनकी सलाह पर ही लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बड़े नेताओं की गुटबाजी और अंत तक सक्रिय नहीं होना, कमलनाथ का अकेले मोर्चा संभालना, संगठन के बजाय सर्वे से टिकट देना, गद्दार फैक्टर पर जनता को समझा ना पाना, आइटम अन्य मुद्दे जिन पर घिरना, कांग्रेस की हार के ऐसे कई कारण निकलकर सामने आए जिसको समझिए तो गाड़ी बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का तंज कि खुद कमलनाथ जी कहते थे कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस कमलनाथ की ही चक्की में पिस गई? कई चीजें हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश में जितना मजबूत हमें सत्ता पक्ष चाहिए उतना ही मजबूत हमें विपक्ष भी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष में भी बैठी हुई और उसका इस वक्त स्थिति ये बन रही है, हालात ये दिखाई दे रहे हैं, तो चिंता का विषय तो है। न केवल जनता के लिए, वोटर्स के लिए जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और उनके लिए भी जिन्होंने विपक्ष में तो बिठाया, और उनके लिए भी जो खुद कांग्रेस में इस वक्त हैं या कांग्रेस पार्टी को किसी और ओहदे पर भी देखना चाहते हैं। चलिए, तो आज सब्जेक्ट यही है कि अब वक्त सख्त बदलाव का कांग्रेस में। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ जो इस चर्चा में जुड़ेंगे, हिदायतुल्ला शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत स्वागत करते हुए हिदायतुल्ला शेख साहब का। धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, धर्मेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। और हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रत्नाकर त्रिपाठी सर, आपसे ही टिप्पणी मैं चाहूंगी कि कल का दिन हमने पूरा देखा और जैसे जैसे रात आती रही पास, वैसे वैसे सब बहुत सारी चीजें साफ हो गई। लेकिन कांग्रेस जैसे हम देख रहे थे कि क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र जहां अच्छा खासा वोट बैंक था कांग्रेस का, और दिग्विजय सिंह साहब तो अभी भी मान रहे हैं कि हम पूरी तरह सिमट नहीं गए सिंधिया जी के जाने के बाद, तो इसी चीज के सिर्फ गुंजाइश थी कांग्रेस को कि हम सिमट ना जाएं, भले ही जीत हो ना हो। जी हाँ, निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी थी शुरू से कांग्रेस के सामने। 28 के 28 सीटें जीतना आसान नहीं होता है जी। या तो फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जैसा माहौल कर दिखाया था उस तरीके का कुछ हो, इश्यूज कम हो गए थे इस इलेक्शन में, चेहरों की कमी थी और कांग्रेस के पास चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा था। 28 सीटें पारुल बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ख़ासतौर से आपकी हिम्मत तब और पस्त हो जाती है जब आप ये पाते हैं कि आपको 28 जीतनी है, जबकि सामने वाला केवल अगर 8 सीटें जीत ले तो ही उसके लिए सरकार में वापस आने का रास्ता उसके लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा। बड़ी चुनौती थी ग्वालियर चंबल संभाग की। जहाँ तक बात करें तो निश्चित रूप से सिग्निफिकेंस हार के बावजूद ये है कि वहाँ पर इमरती देवी, अंदर सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया जैसे लोग चुनाव हार गए जो मंत्री थे। अब इमरती देवी का बड़ा लोगों को चौंका रहा। अब भी उन्होंने रिसेंटली कुछ देर पहले एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं जानती थी कि डबरा में मैं बीजेपी से कभी नहीं जीत सकती, मैंने दिल पर पत्थर रखकर दल बदल किया था और अगर मैं कांग्रेस में होती तो जीत जाती। इस तरीके की बातें कह रही हैं, लेकिन ये भी उनका बयान दिखा रहा है कि उस जगह पर इमरती देवी जो अब तक चुनाव जीती थी वो कांग्रेस का फैक्टर ज्यादा काम करता था बनिस्बत इमरती देवी को। हो सकता है महल का फैक्टर भी काम करता हो, लेकिन आज इमरती देवी ने खुद ने जो हारी हैं और जो उस सीट से जीत भी चुकी हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि अगर मैं कांग्रेस से होती तो जीत जाती। गिरिराज दंडोतिया और अंदर सिंह कंसाना की हमने बात की है,
तो ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को उतना ज्यादा डैमेज नहीं हो सका जितना डैमेज वो इस चीज में करने में सफल रही कि उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैरिज्मेटिक जो फिगर एक माना जा रहा था उसको कहीं ना कहीं उसने कम किया है, भले ही फिर वो पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से हो, भले ही उनसे जुड़े दिग्गज चेहरों के हारने के हिसाब से हो। तो ये बात में दिग्विजय सिंह ठीक अपन मान सकते हैं कि कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की थी लेकिन वो खड़ी होगी। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह खड़े होने का मामला भी नहीं है। अगर 28 सीटों पर आप लगातार जीत का दावा कर रहे थे, आपने 4-4 सर्वे करवाए थे, बावजूद उसके अगर आप 10 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए तो ये कहना बहुत ठीक नहीं लगेगा कि पार्टी खड़ी होगी। हाँ, ये सही है कि पार्टी तो पूरी तरह ढहकर गिरी भी नहीं है। पारुल, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, तो क्या आज जो हमने टाइटल भी दिया है कि सख्त बदलाव की जरूरत है और इसे कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता दबे जुबान में मान भी रहे हैं, क्योंकि एक ही पद पर एक ही व्यक्ति का, कई पदों पर एक ही व्यक्ति का तैनात रहना और नए लोगों को मौका ना देना, कई तरह के फैक्टर्स हैं जिसे कांग्रेस की हार की वजह माना जा रहा है। पहली बार पूरी कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरी, कोई किसी प्रकार का भेदभाव और किसी प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में देखने को नहीं मिली और हम लोगों ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया सत्ता पक्ष के खिलाफ और पूरा प्रशासन, पूरी मशीनरी के खिलाफ जमकर चुनाव लड़ा। बाकी जनता ने जो मैंडेट दिया वो तो सरोदार है। कांग्रेस ने अपनी प्रेजेंट और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसका परिणाम हमारे सामने ग्वालियर चंबल में जो कहते थे कि यहाँ सिंधिया जी जीतते हैं, सिंधिया जी का दबदबा है, ये कांग्रेस कुछ नहीं है, उनको भी एहसास हो गया कि कांग्रेस बहुत कुछ है। ये सारी चीजें हैं। धर्मेंद्र जी, जो आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार के बाद से जिस तरीके की चीजें सामने आने लगी हैं, अरुण यादव जी ने कहा कि हम गद्दार और बिकाऊ वाले मुद्दे को जनता के सामने ठीक से रख ही नहीं सके। आज दो आपके नेताओं ने ट्वीट करके इस बात का हिसाब मांगा है कि इस जीत का जिम्मा, इस हार का जिम्मा किसको लेना चाहिए। तो अब जो बिखराव शुरू हो गया, आज जो हमारा विषय इस बातचीत का सख्त बदलाव की जरूरत, उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें इन बिखराव वाली घटनाओं के संदर्भ में। नहीं, बिखराव नहीं है, संगठन में अपनी बात रखना, अपने विषय के ऊपर विचार करना और जो कुछ कमियां रह गई हैं उस पर अगर हम लोग अभी मंथन नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये सब एक दूसरे से चर्चाएं चल रही हैं और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व इसकी काफी विवेचना कर रहा है और जल्दी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छे परिणाम बदलाव के रूप में या इन्हीं चेहरों को और सामने रख के लाने की कोशिश के रूप में, किस रूप में दिख सकते हैं? जो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा उस स्थिति में एक बेहतर परिणाम आपको संगठन के तौर पर देखने को मिलेंगे। मंथन, हालांकि मंथन और बदलाव की बात स्वीकार करी है धर्मेंद्र जी ने, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको लगने लगे कि जो कंटिन्यूसली जिस चीज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद अब भी बदलाव नहीं किया तो आगे कहते हैं ना कि खाई है और उसी रास्ते पर आप चले जा रहे हैं तो कहाँ गिरेंगे। चलिए, हिदायतुल्लाह शेख साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हिदायतुल्लाह शेख साहब, कल से आपको बधाइयां मिल रही होंगी, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को, आपको भी हमारी तरफ से बधाई। आप क्या मानते हैं, कहां देखते हैं आज की तारीख में आप कांग्रेस को? हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे जवाब आपके पास हैं, लेकिन एक वोटर की नजर से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता तो बोले ही, लेकिन आज एक वोटर भी बोले, एक ऐसा व्यक्ति बोले जो जनता के बीच में रहता है और जनता की बातों को सुनकर बोले कि कांग्रेस के लिए आज की तारीख में अगर हम बात करें तो कहाँ खड़ी है कांग्रेस? देखिए पारुल जी, एक तो आप लोग जब टीवी चैनल में बधाई देते हैं डिबेट में, तो ये संभव ही नहीं हो पाता कि हम अपने जिम्मेदारी से बाहर निकले। ना आप निकल पाएंगी, ना मैं निकल पाऊंगा, ना रत्नाकर जी निकल पाएंगे, तो वो तो उसी जिम्मेदारी के उसमें ही मैं आप निर्वहन करूंगा। लेकिन एक बात, रत्नाकर जी ने बड़ा लंबा चौड़ा एनालिसिस कर दिया और वो एनालिसिस मेरे ख्याल से हमारे विषय से हट के पूरा की पूरा बीजेपी के ऊपर कर दिया। एक चीज इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर हमें निगाह डालना है। आज 15 महीने कांग्रेस के अगर उसमें परिप्रेक्ष्य में बात करें, बीजेपी का अभी जितना कार्यकाल है उसको अलग हटा के भी बात करें तो 15 महीने के उसके ऊपर आप वापस मैंडेट लेने सरकार के बीच में चले गए। ये कुल मिलाकर जो 28 सीटें थी, इन 28 सीटों का अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पर कुल जितना हमें मत कम प्राप्त हुआ तो करीब 14% मत से हम पीछे थे इन सीटों के ऊपर। एक सेकंड हिदायतुल्लाह शेख साहब, मैं आपके पास लौटती हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं।
मैं बात कर लूं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, जैसे कि अच्छा कहा हिदायतुल्लाह साहब ने कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं तो उसका निर्वहन तो उन्हें करना ही होगा, और लेकिन अगर हम आज वाकई समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा कि हम प्रदेश की जनता को एक मजबूत सरकार चाहिए तो एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, लेकिन विपक्ष की स्थिति अगर ये है तो मजबूत विपक्ष हमें किस तरह से मिलेगा, और हमारे मुद्दों को जो विपक्ष में बैठकर जिस पार्टी को आगे बढ़ाना है उन्हें रख पाएगा या नहीं, ये तमाम चीजें। हिदायतुल्लाह साहब जी, तो मैंने बोला कि इसके अंदर एक रत्नाकर जी से एक विश्लेषण थोड़ा सा रह गया, और वो जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कम से कम चुनावी राजनीति के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, कि आप कहां पर खड़े हैं जनता के बीच में। आप पारुल जी जाइए, जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे उस समय क्या स्थिति थी? उस समय बहुमत किसी के पास नहीं था रत्नाकर जी, ना हमारे पास बहुमत था स्पष्ट, ना कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। कांग्रेस की सीटों की संख्या ज्यादा थी और हमारा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन अगर हम पिछड़े और इन सीटों के परिप्रेक्ष्य में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो हम 14% वोटों पे पीछे थे इन सब सीटों को, जिन सीटों पे अभी चुनाव हुए इनमें से 27 कांग्रेस के पास थी, एक हमारे विधायक जी के निधन से खाली हुई। अब इन सीटों के ऊपर हम चले गए, आज 50% हमारे पास वोट आया है, और कांग्रेस का 14% का वोटिंग परसेंटेज कवर करने के बाद अमूमन इतना ही वोट परसेंटेज हमने और ले लिया। तो ये तो लगता है कि जनता किस तरफ जा रही थी। अब सीटों की संख्या, निश्चित तौर पर सीटों की संख्या राजनीतिक दल के अंदर आती है, इसलिए कम ज्यादा है। और जो नरोत्तम जी ने बात करी कि जनता किस हद तक हमें सुनने को तैयार थी, कि जहां पर पूरी तरीके से जोर लगा तो 60,000 के ऊपर भी चले गए, तो कई जगह 2 अंकों में भी हम जीते, लेकिन जीते मतलब जनता हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रही थी। और अब वोटों के एक आम नागरिक, आपने बोला कि उस कर ले, मैंने बोला वैसा होता नहीं है, लेकिन हकीकत में थी ये 2 चीजों के ऊपर कुल मिलाकर इसका परिणाम आया। एक तो परिणाम आया इनके वचन पत्र को लेकर, जो ये बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, और एक दूसरा वो आया जो जनता को लगातार लाभ मिल रहा था। वो संबल योजना की बात हो, वो बच्चों को स्कूल में साइकिल मिलने की बात हो, लैपटॉप मिलने की बात हो, मोबाइल मिलने की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंदर हमारी गोद भराई की बात हो, लगातार जो चीजें चल रही थी, जो जिससे आज मध्य प्रदेश के लोगों को सब कुछ चीजें मिल रही थी, जिनसे उनका जीवन कहीं न कहीं सरल हो रहा था। जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे, और कांग्रेस नहीं, इसके अंदर पारुल जी दूसरी चीजों को भी जोड़ना पड़ेगा। अब एक चीज के मामले में कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से, उन विधायकों से जिन लोगों ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। सुनिए भैया, रुक जाइए, आपका मौका आएगा। उन छोड़ा, आपने बोला गद्दार, आपने बोला 35 करोड़, आज तक कोई नहीं, आपने तो 100 करोड़ तक बोला है, आपने सारे आरोप लगाए, बिकाऊ टिकाऊ सब आपने बोला। जनता ने इन चीजों को नकारा या नहीं नकारा? जनता से बड़ा कोई हो सकता है क्या? आप और मैं कुछ भी मुद्दे बना ले, मीडिया मुद्दा बना ले, कांग्रेस मुद्दा बना ले, बीजेपी मुद्दा बना ले, लेकिन उसका मुद्दा कौन सा सही है वो जनता की अदालत में तय होता है। ये बात को लेकर सवाल यही धर्मेंद्र जी से, कि धर्मेंद्र जी जब आला नेताओं ने रैलियां की, सभाएं की, कमलनाथ साहब ने खुद कहा कि जनता बताएगी ये तमाम चीजें, जो अभी हिदायतुल्लाह शेख भी कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं, आप अब मानते हैं कि ऐसा नहीं है, जनता ने अपना जनादेश दिया है? माफी मांगना चाहिए शेख साहब को, जनता के जनमत को चुराने का काम इन्होंने किया है। आम चुनाव में मैंडेट जनता ने कांग्रेस को दिया था, आपने नोट तंत्र की दम पर सरकार खरीद कर बना ली। धर्मेंद्र जी, बात तो शुरुआत से करनी पड़ेगी कि फिर क्यों नहीं संभाल पाए आप अपनी सरकार? उपचुनाव में जनता ने इनको मैंडेट नहीं, इन्होंने जो तमाम सारे हथगंड अपनाए, नोट की ताकत हो, प्रशासन की ताकत हो, और उस तो फिर नेता स्वीकार क्यों कर रहे हैं? उस हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए? फिर शिरोधार्य बोल रहे हैं, फिर वो नहीं करना चाहिए ना सर? एक स्टैंड लीजिए ना, आप प्रवक्ता हैं, आप यहाँ चैनल पर अलग स्टैंड ले रहे हैं कि ये तमाम चीजें हो रही, लोकतंत्र ऐसा, संविधान ऐसा, तमाम चीजें आप लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर बाद में शिरोधार्य है, हमें जनादेश क्यों सर? पारुल जी, भाजपा का इस समय एक ही मात्र ध्येय है, एन कैन प्रकरण कैसे भी हमको चुनाव जीतना है, सत्ता चाहिए। इनसे सत्ता की दूरी सहन नहीं होती, भौंका जाते हैं। और ये क्या है, हर जगह, आप यहाँ नहीं, हर जगह इनका एक ही है। कहीं भी कर्नाटक से लेके आप सारे प्रदेश देख लीजिए, जहां इनका एक विधायक है, वहां भी कैसे भी करके सरकार ने बनानी है। और आने वाले समय में अगर यही पर पार्टी चलती रही तो पिछले आगे जो मैं चुनाव आएंगे
उसमें जनता किसी को ही मैंडेट दे, फिर से वही सब करेंगे, विधायकों को इस्तीफे कराएंगे, खरीद कर फिर सरकार बना लेंगे, फिर उपचुनाव कर लेंगे। सर ये पहली बार बीजेपी ने किया है क्या? आजादी के बाद से कितनी बार ऐसा हुआ है? गिनने बैठिए तो आपकी भी संख्या सामने आ जाएगी। कभी ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये हमारे संविधान में ये सब है तभी तो हो पा रहा है ना, कोई इलीगल थोड़ी ना चल रहा है सब। विधायकों का इस्तीफा देकर विधायक के लिए चुनाव लड़ना नहीं है। संविधान में किसी विधायक की अकस्मात अगर मौत हो गई है या कुछ कारण, बस दुर्घटना, बस तब जाकर चुनाव होते थे। संवैधानिक व्यवस्था है, व्यक्ति अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद विधायक नहीं रहे, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक संवैधानिक, एक मिनट आप सुन लीजिए, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये चुनाव हुए। अगर आप विधायक थे, विधायक पद से इस्तीफा दिया और वही विधायक बनने के लिए फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे तो भाई आपके कमलनाथ जी ने भी तो ये किया था, छिंदवाड़ा से अलकानाथ जी से इस्तीफा दिलवा के वहां बाई इलेक्शन करवाया था उन्होंने, हालांकि वो हार गए थे। उसके बाद आपके नेता कमलनाथ जी ने भी यही किया था छिंदवाड़ा में। आप करें तो विधायक के लिए या दूसरे के लिए, खुद के लिए मैं विधायक हूँ, विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और फिर विधायक के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो जो खर्च हो रहा है। धर्मेंद्र जी सुनिए एक ईमानदारी वाली बात सुनिए, ईमानदारी से कहिए, अगर इसी तरह चलता रहा और आप लोग नहीं माने कि कांग्रेस इस वक्त जो स्थिति में है उसे सुधार की जरूरत है, तो भला आगे यही इसी तरह गाड़ी भगाइएगा और फिर हिदायतुल्लाह शेख साहब फिर बैठेंगे, कहेंगे आधा वोट तो हम ले आए, आप जीतते रहिए आधे वोट के साथ। कांग्रेस ने सुधार की बात स्वीकार की है, सुधार होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले समय में अभी 3 साल हमारे पास है मेन चुनाव के लिए, हमको तैयारी करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जीत गए, लेकिन ये बोला कि साहब ये बिल्कुल पाक साफ है और जनता ने इनको जिता दिया, जनता ने इनको मैंडेट दे दिया, ये गलत है। ये मैंडेट नहीं है, ये चुराया हुआ मैंडेट है। तो ये भाजपा जनता ने जो वोट दिए हैं उसका जनता के जनादेश को आप स्वीकार कर रहे हैं। पारुल जी आप धर्मेंद्र जी माफी चाहता हूं टोकने के लिए, तो जो 9 सीटों पर आप लोग जीते ये मैंडेट मानते हैं कि नहीं इसको? आप 9 सीटों पर आप अगर चुनाव, मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि चैनल पर अपन बैठे हैं और प्रदेश मुझे सुना है। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, ग्वालियर चैम्बर में जो प्रचलित थी, और आज आप किसी को भी यहाँ फोन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की जुबान पर था कि लोगों ने पैसे ले लिया, पैसे लेकर इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र जी मेरा आपसे प्रश्न दोहरा रहा हूं, आपने कहा कि ये जो 19 सीटें जीते ये मैंडेट नहीं है, तो मैं कह रहा हूं 9 सीटें जो कांग्रेस ने जीती आप उसको मैंडेट मानते हैं या उसे भी नहीं मान रहे हैं? ये मैंडेट तो है उपचुनाव का, मैं बात कर रहा हूँ मेन चुनाव में। तो जनता ने आपको विपक्ष पर ही बैठाने का सोचा है ना सर, जो जनादेश आपको मिला है, आपको भी मिला है, बीजेपी को भी मिला है, तो आपको 9 सीटों के साथ आपको विपक्ष में ही बैठाया है। आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, तो ये जो हमारे पंजाबी जो ये गए हैं इनको कैसे ये देखेंगे? ठीक है, हिदायतुल्लाह शेख साहब के पास आगे बढ़ते हैं। यूं तो बहुत सारी वैसे तो इतना समय नहीं रहेगा, नहीं तो मैं तो इन्हें बता दूं कि ये लोकतंत्र और ये जितनी दुहाई दे रहे हैं और जितनी बातें कर रहे हैं तो वो तो 52-57 है ना, राजगोपालचारी और सारे सब लोगों से ले लूं। लेकिन आप कर्नाटक को लेकर एक बात करे थे, आप अभी बैठे ना घर पे, जरा देखिए, जरा गूगल करिए 25 नवंबर 2009 के दिन क्या हुआ था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत साबित कर दिया था। उसके बाद आपके कांग्रेस के राज्यपाल, जिसको आपकी सरकार ने नियुक्त करा था, वो बोलते हैं कि ये जो बहुमत है ये फर्जी तरीके से हासिल करा। बहुमत तो इनको मिल गया, रत्नाकर जी आपको याद है ना, बहुमत तो मिल गया येदियुरप्पा जी को, लेकिन ये बहुमत गलत तरीके से हासिल करा, मतलब जो विधायक है वो गलत तरीके से हासिल हुए, इसलिए मैं इनको बर्खास्त करता हूं। ये जो बोलते हैं ना, ये लोकतंत्र की हत्या होती है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं। धर्मेंद्र जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जो लोग गए थे वो क्या बोल के गए, उन्होंने ये बोला कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सेठ मध्य प्रदेश को बेचने का काम कर रहे हैं। वो कमर में हाथ डाल के सिर्फ वो फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे, विकास की उनको कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ धंधा करने आए थे, मध्य प्रदेश का विकास करने नहीं आए थे। विकास की योजनाओं को बंद करने का काम किया। इसलिए जो लोग छोड़ के गए आपको, वो नए नवेले विधायक नहीं थे, ये वो लोग थे जो 15 साल तक बीजेपी की सरकार में आपके साथ खड़े थे और संघर्ष कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। इन लोगों का अगर सत्ता का लालच रहता तो उन 15 साल के अंदर आ सकते थे हमारी पार्टी में। जो अब आए आपकी पार्टी में, सत्ता में आने के बाद आए हैं,
सुनिए धर्मेंद्र जी, सुनिए, बहुत बोला है आप लोगों ने कल तक, बहुत बोला, इन लोगों का अपमान किया। आप सुनिए, आप माफी मांगना पड़ेगी आपको। कब तक बोलते रहोगे आप इस बात को? जनता ने मैंडेट दे दिया, तब तक भी नहीं मानोगे? वो जनता की अदालत में गए कि बताइए कौन है मध्य प्रदेश के लिए सही, हम है या कमलनाथ है? हम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के पास आए मध्य प्रदेश के विकास के लिए, और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको सराहा और आशीर्वाद दिया, और आपको नकारा है। आपको जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए, आपको भी, दिग्विजय सिंह को भी और कमलनाथ को भी। और क्या करेंगे? सुनिए पारुल जी, क्या करेंगे ये? आप बोल रहे हो कि आपने जो मुझे आज टॉपिक बताया था कि कांग्रेस के अंदर क्या होगा, मैंने कल भी एक बात बोली थी, कांग्रेस के अंदर होगा क्या? कौन प्रश्न उठाएगा? प्रश्न उठाने के लिए कोई बचा नहीं है। बोल रहे थे आप विधायक को जाने वाले दिल्ली, तो दिल्ली वाले क्या बोलेंगे कि आप प्रदेश नेतृत्व से बात करिए। अब प्रदेश में कमलनाथ जी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, जो विधायक दल में नेता प्रतिपक्ष है सदन में, उन कमलनाथ जी का कोई संगठन में अध्यक्ष है तो कौन है? वो कमलनाथ जी है। मतलब कमलनाथ जी का अध्यक्ष कमलनाथ जी है। कमलनाथ जी सुनिए, कमलनाथ जी अपने पार्टी नेतृत्व से बोल देंगे प्रदेश के, क्या आप उस पर बात कर लीजिए, और फिर कमलनाथ जी को क्लीन चिट दे देंगे, तो होगा क्या इसके अंदर? ठीक है धर्मेंद्र जी, शुरुआत में ही सवाल था क्या 3 पद और उसके बाद भी चौथा तो भावी मुख्यमंत्री आपने कर ही दिया था, लेकिन 3 पद और उसके बाद भी अभी तक एक ही व्यक्ति इन तमाम पदों पर बना हुआ है, क्या वाकई चिंतन का विषय नहीं है? मैं पारुल जी आपके माध्यम से शेख साहब से कहना चाह रहा हूँ, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस को लड़ना आता है, और हम बोलोगे हमें सत्ता और संघ उससे शासकीय मलाई और ये सब चीजें पसंद नहीं है। हम लड़ते हैं, हम लड़ने वाली विचारधारा से हैं। हमने अंग्रेजों से लड़ाई, फिर वो नस दबा पारुल जी एक बात सुन लीजिए, आप बात करिए विचारधारा के ऊपर, हम बात करेंगे अभी पंचशिष्टा के ऊपर, एकात्म मानववाद के ऊपर, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी। आपकी विचारधारा की कोई पुस्तक भी हो जिसका नाम हो तो बता दीजिए कि कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नाम की पुस्तक है, कोई पुस्तक है जिसमें कोई विचारधारा लिखी है कांग्रेस की? धर्मेंद्र जी, कल तक जब हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो समय होगा तो यहाँ भी बता दूंगा, अगर पारुल जी देंगे तो, और नहीं होगा तो आपके पास भिजवा भी दूंगा। आपके पास विचारधारा नाम की कोई पुस्तक है, जो कोई सिद्धांत है जिसपे आप काम करते हो? प्रकाशन करिए कांग्रेस से, तो बता दीजिए। लेकिन हमारे पास समय कम है इस पर चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा सुन लीजिए। कल तक धर्मेंद्र जी हमारे साथ थे, आपने भी कहा था कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। सुबह तक जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने आपकी उस बात को कहा था कि हमारी तरफ से तो अभी से आपको शुभकामनाएं। लेकिन आज धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ईमानदारी से कहिएगा कि आपको भी सोचकर बोलना पड़ रहा है सारी चीजें, क्योंकि आपको जाकर भी आला कमान को जवाब देना है कि आप बोल कर क्या है चर्चा में। पारुल जी, लोकतंत्र कड़वा है सवाल, लेकिन सत्य है। हर राजनीतिक दल चुनाव में जाता है, किसी को हार किसी को जीत मिलती है। तो जीतने के लिए आप लोगों ने मेहनत की ना, मेहनत तो जीत के लिए हर कार्यकर्ता ने की, हर उस व्यक्ति ने की जिसने आपके नए कैंडिडेट को, बाहर से आए कैंडिडेट को कबूल कर लिया, फूल सिंह बरिया जी को कबूल कर लिया। उसने तो मेहनत की ना सर, आपने तो मेहनत की ना। 1-1 घंटे आप चर्चाओं में बैठे दहाड़े हैं। पारुल जी, बीजेपी के लोग कहते नहीं थके थे इनके साथ बड़े नेता कि अब तो हमने सिंधिया जी को ले लिया है, कांग्रेस चमल में खत्म हो गई। उसी चमल में रत्नाकर जी, फाइनल ओपिनियन आपका। बहुत कम समय है। देखिए पारुल, भाजपा के पास अब एक जुबिलेंट मूड में आने का पूरा मौका है। कांग्रेस के पास एक मौका निश्चित रूप से, अभी हमारे जो नुमाइंदे उस पार्टी के धर्मेंद्र शर्मा जी वो भी कह रहे थे कि हम सुधार करेंगे, 3 साल का समय संघर्ष करेंगे। लेकिन यदि आप अब भी इफ बट और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त की बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंडेट वो 18 सीट वाला 19 सीट वाला मैंडेट नहीं माना जा सकता, तो निश्चित रूप से बहुत स्थिति आपको अपनी इंप्रूव करने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी इस तरीके से, कांग्रेस भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये सही है कि जब तक आप अपनी कमजोरी का ईमानदारी से आकलन करके और ये तय नहीं करेंगे कि आपको कैसे मजबूत होना है, तब तक आपके पक्ष में चीजें बनना बहुत आसान नहीं रहेगा। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत है निष्पक्ष विवेचन और उसके हिसाब से कार्रवाई। बहुत सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निष्पक्ष विवेचन, अपने अंदरूनी आकलन और किन मुद्दों को लेकर आप आगे गए थे, वो मुद्दे आपके काम किए नहीं किए। आपने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ इस चुनाव में भी आप आगे बढ़े, उसके बाद आपने गद्दार के मुद्दे को चुना, उसके बाद आपने बयानबाजियों को चुना, बहुत सारी चीजें। ये भी कि कमलनाथ साहब ने नेतृत्व किया कांग्रेस का, चाहे वो पीसीसी चीफ
की बात हो या फिर जब वो मुख्यमंत्री रहे तब की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस उस हद तक नहीं बदली या कांग्रेस का अपनी तरफ वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसके पीछे की कमियां क्या हैं? अगर ऐसे अभी नहीं सोचिएगा, उसी राह पर आगे बढ़ते रहिएगा, तो आने वाले समय पर फिर हम इसी चर्चा में बैठेंगे और ग्राफ जो जीत हार का होगा कुछ इसी तरह क्या होगा। इसलिए जरूरी है आकलन। अगर कोई भी गलती हो रही हो या किसी भी जगह पर आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी राह पर आप आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो फॉर्मूला बदलिए ना साहब, क्या दिक्कत है। लेकिन फॉर्मूला बदलने के लिए भी कांग्रेस के अंदर गट्स की जरूरत है, उस हिम्मत की जरूरत है जिसका सामना उस हिम्मत को कमलनाथ जी के सामने करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।